नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्टूबर का मंथ चला गया है और यूपी पीसीएस के लिए जो करंट अफेयर्स है उसमें से आज हम टॉप 25 टॉपिक लेकर आए हैं जो जिनकी संभावना एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा है कि यूपी पीसीएस 2024 प्री या आरओ प्री का जो एग्ज़ाम होगा उसमें ये सवाल पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर्स को लेकर बहुत सारे मसले ऐसे चलते रहते हैं, तो थोड़ा सा जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बिटवीन द लाइंस पढ़ने की आदत डालिए आप। अब वो ज़माना चला गया जब करंट अफेयर्स आपको डायरेक्टली पूछ लिया करेगा, वो नहीं आएगा। हाई हेडलाइन से करंट अफेयर्स नहीं आएगा। अगर आपने अंदर जाके पेपरों को या कंटेंट को अंदर जाके समझा नहीं तो आप चीज़ों को नहीं कर पाओगे। आज के टॉपिक पे हम टॉप 25 करंट अफेयर्स पॉइंट वो हैं उनको देखेंगे। आपसे निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक चीज़ और भी है, अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स बाय पीसीएस गुरुजी चैनल हमारा जो है उसको भी आप कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर डेली ये कंटेंट वहीं से आया हुआ है, उसमें से हमने 25 टॉपिक निकाल के इसमें लाए हैं, वहाँ डेली अपलोड होता है, तो वहाँ पर भी उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलिए। पैरा गेम्स हुए, पैरा एशियाड्स हुए। पैरा गेम्स होते हैं जो दिव्यांग लोग होते हैं उनका एशियन गेम्स हुआ और इसमें इंडिया 5वें रैंक पे आई है। आप देख रहे हैं 5वें रैंक पे इंडिया आई है। ठीक है, ये अपने आप में सवाल आएगा क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो नॉर्मल एशियन गेम्स हुए थे, कहाँ पे हुए थे पहले ये बताइए। हुआंगजो में हुए थे। हुआंगजो में हुए थे और वो 19वें गेम थे। ये चौथे हैं, ध्यान रखिएगा, वो 19वें थे, ये चौथे हैं। नॉर्मल वाले 19वें थे और ये वाले जो पैरा वाले वो चौथे हैं और ये हुआंगजो चाइना के अंदर हुए हैं। ठीक है, इंडिया इस पर 5वें रैंक पे आई है और 111 मेडल लेकर आई है। समझिएगा, 111 मेडल लेकर आई है, जिसके अंदर गोल्ड 29 हैं, सिल्वर आपके 31 हैं और ब्रॉन्ज आपके 51 हैं। वहीं पर नॉर्मल वाला जो एशियन गेम्स था वो 19वें नंबर पर था, हुआंगजो में चाइना में हो रहा था। ठीक है, वहाँ पर 107 मेडल लेकर इंडिया आई थी। पहली बार 100 का आंकड़ा दोनों ही जिसमें पार किया है और वहाँ पर 4th इंडिया आई है, यहाँ पर 5th आई है, वहाँ 4th आई है। ध्यान रखिएगा, दोनों ही चीज़ें में बहुत इंपॉर्टेंट है ये हुआंगजो का जो एशियन गेम्स है, कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैंने आपको नॉर्मल एशियन गेम्स और वाले गेम्स में दोनों का मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। एक ह्यूरिकेन आया है, ह्यूरिकेन का सवाल बहुत आते हैं। आप मान के चलिए ह्यूरिकेन आया ओटिस आया, कहाँ पर आया? मैक्सिको के अंदर आया। देखिए, ठीक है, अगर आप फोटो देख रहे होंगे तो ये आपका मैक्सिको के वहाँ पर देखने को मिला है ओटिस। तो एग्जाम में सवाल क्या आएगा? सवाल में मैच द फॉलोइंग सवाल आता है कि मान लीजिए कि एग्ज़ाम से पहले जहाँ 5-6 जगह पर आपके हरिकेन आए होंगे तो वो मैच द फॉलोइंग कराएगा कि तो कौन सा हरिकेन कहाँ पे आया है। तो ये ओटिस जो आया है वो मैक्सिको में आया है, पहली चीज़ समझ लीजिए। ठीक है, एग्जाम से पहले जितने भी हरिकेन आएंगे उनको आप देख लीजिएगा, साइक्लोन हरिकेन जो है वो देख लीजिएगा कहाँ पे हैं। अच्छा, अब क्या है, ये जो वर्ड है हरिकेन जो है अगर अमेरिका के अंदर कोई चक्रवात आता है तो उसे हरिकेन कहते हैं। इंडिया में जो आता है उसे साइक्लोन बोलते हैं। अगर आपका ये चाइना में भी हरिकेन बोलते हैं और आपका इधर जापान वगैरह में आए तो टाइफून बोलते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में आए तो विली बोलते हैं। ज्योग्राफी का सवाल है, बिल्कुल पूछ लिया था, या तो करंट अफेयर जुड़ा आ जाएगा या आपको ज्योग्राफी जुड़ा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक कलर कोडिंग है। कलर कोडिंग जानना बहुत ज़रूरी है कि ये डिपार्टमेंट ने रिलीज़ की है। ये हरा, पीला, ऑरेंज, लाल, ये कलर कोडिंग से आप लगा सकते हो पता कि क्या है। अगर हरा है तो इसे मान लो अगर हम देख रहे हैं कि रेनफॉल के बारे में देख रहे हैं तो रेनफॉल नो हैवी रेनफॉल, येलो है तो हैवी रेनफॉल, और अगर ऑरेंज है तो वेरी हैवी रेनफॉल, और अगर नॉर्मल वैसी है रेड लाल कलर है तो वेरी सीवियर रेनफॉल है। तो इस तरह की चीज़ें जो है एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। ध्यान रखिएगा, ये कलर कोडिंग के ऊपर यूपीएससी में सवाल आ चुका है। या तो वो ये इसका पूछ लेगा या आपका एयर इंडेक्स जो होता है उसके बारे में पूछ लेगा, तो वो दोनों पर नजर रखिएगा। जेहोवास विटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है ये, कर्नाटक के अंदर कर्नाटक नहीं बोलो, केरल के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, एक समारोह हो रहा था जेहोवा का। जेहोवा को मानने वाले लोग हैं, ये असल में क्रिश्चियंस होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जीसस क्राइस्ट को नहीं मानते। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये संप्रदाय है जो क्रिश्चियनिटी से जुड़ा हुआ है, ईसाइयत से जुड़ा हुआ है जेहोवा, लेकिन ये मानते नहीं है जीसस क्राइस्ट को। ये जो ईसाई का जो ट्रिनिटी है, होली ट्रिनिटी, द गॉड, द सन, द जीसस क्राइस्ट एंड द स्पिरिट, होली स्पिरिट, ये तीन, यानी कि जैसे हमारे देश में है ना हिंदुओं में ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, वैसा एक होली ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है ईसाइयत के अंदर। वहाँ पर ये बोलते हैं द गॉड, ठीक है, द सन जीसस क्राइस्ट एंड द होली स्पिरिट, तीन। तो वो कॉन्सेप्ट को नहीं मानते हैं। और जो बाइबल के अंदर जेहोवा है, जेहोवा का मतलब भी गॉड होता है।
ठीक है, गॉड है, उसको ये उस चीज़ को बिलीव करते हैं। अब सेम कॉन्सेप्ट अगर हिंदुज़म से देखेंगे तो ये आप ये कह लो कि ब्रह्मा विष्णु महेश को ना मानते हुए सीधे मान रहे हैं ब्रह्म को मान रहे हैं कि सब कुछ ब्रह्म है, उससे ऊपर कुछ नहीं है और कोई चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो ऐसा मानते हैं वो जेहवा होते हैं, उनका एक प्रोग्राम होता है जेहवा विटनेस होता है, ठीक है। वहाँ पर इन लोगों को इनका प्रोग्राम था, वहाँ पर एक व्यक्ति आया, इनके ग्रुप में से व्यक्ति आया, उसने बम ब्लास्ट कर दिया, इसमें 1-2 व्यक्तियों की डेथ हो गई है। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ एग्जाम में सवाल आना, क्योंकि जेहवा के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि जेहवा जो है 1985-86 में एक केस आया था कि नेशनल एंथम ना गाने की छूट है, चुप रहने का अधिकार, अगर पॉलिटी पढ़ेंगे तो चुप रहने का अधिकार है। तो वो एक व्यक्ति ने केस लड़ा था, जिसका नाम था बाइजो इमानुअल। तो बाइजो इमानुअल ने एक केस लड़ा, पॉलिटी में पढ़ते हैं हम लोग उसको, ठीक है। चुप रहने का अधिकार आता है, जो चुप रहने का अधिकार, वो चुप रहने का अधिकार जो है बोलने का अधिकार में ही शामिल है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि चुप रहने का अधिकार जो है वो बोलने के अधिकार में ही शामिल है। तो ये जो केस लड़ा था वो बाइजो सेमुअल ने लड़ा था, और उन्होंने बोला था कि हम जो है वो नेशनल एंथम नहीं गा सकते, क्योंकि ये हमारे मान्यता को के अगेंस्ट में है, क्योंकि हमें सिर्फ हम एक ही व्यक्ति की पूजा कर सकते हैं, वो है आपका जेहोवा गॉड, और किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। तो उन्होंने चुप रहने का अधिकार ले लिया था। तो ये 1985 का केस ही है, ठीक है। उन्हीं में से ये चीज़ें आई है इसके अंदर। तो इस पर आप नज़र रखिएगा, जेहोवा क्या चीज़ है, जेहोवा का विटनेस क्या है, और नेशनल एंथम केस क्या है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इंडियन फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टडी ऑन हाइपरटेंशन, हाई बीपी के ऊपर एक स्टडी हुई है कर्नाटक के अंदर, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल है। देखिए जब भी सवाल आए फर्स्ट का आए या इस तरह का जो आए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कर्नाटक ऐसा राज्य है जहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बीपी को लेकर, हाई बीपी को लेकर वो स्टडी हुआ है, ठीक है। और ये कर्नाटक में हुआ था। एक तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया, कर्नाटक के अंदर हाइप हो रही है। उसमें WHO ने बोला है कि भाई लगभग 188 मिलियन लोग हैं जिनको हाई बीपी की दिक्कत रहती है इंडिया में, वो बीपी की समस्या रहती है। इसमें 37% जो लोग हैं वो डायग्नोस हो जाता है, जिसमें से 30% लोगों का इलाज होता है, और 15 लोग जो हैं वो इससे बाहर निकल आते हैं, लेकिन बाकी लोग हमेशा हाई बीपी के शिकार रहते हैं। और क्या कौन से 4 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें, चिकमंगलूर, शिमोगा, उदुपी और चित्रादुर्ग, यहाँ पर आपका सर्वे हुआ है। लुईस मॉडल क्या है, देखिए लुईस मॉडल जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आपका इंडियन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। इसके अंदर ये है, एक विलियम आर्थर लुईस हुआ करते थे, ठीक है। विलियम आर्थर लुईस थे, एक इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने बोला 1954 के अंदर कि भैया जो भी मैन पावर है, मैन पावर सरप्लस मैन पावर है। कहाँ पर सरप्लस मैन पावर, यानी कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा मैन पावर है, उस समय एक्स्ट्रा मैन पावर कहाँ होती थी, एग्रीकल्चर में थी, तो उसको वहाँ पे ना रखकर ऐसा किया जाए कि वो मैन पावर जो है वो दूसरे सेक्टर में खप जाए। तो उसके लिए उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ, एक उन्हें कुछ चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ पर समझिए कि आपकी जो एग्रीकल्चर के जो लेबर हैं वो मैन्युफैक्चरिंग लेबर बन जाएँ, एग्रीकल्चर काम करने वाले लेबर जो है मैन्युफैक्चरिंग बन जाए, और धीरे धीरे आगे बढ़े, और एक ओवरऑल जो आउटपुट है वो आगे बढ़ता जाए, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग लुईस मॉडल। ये आर्थर लुईस के नाम पर लुईस मॉडल रखा गया है। ये इंडियन इकोनॉमी का सवाल है, और जिसमें आप देखिए गिनी कोफिशिएंट, ऑरेंज कर्व, इस तरह के सवाल आते हैं, तो लुईस मॉडल भी इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट रहता है। तीस्ता हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है, तीस्ता कहाँ है, असम के अंदर है, ठीक है। नदी जो है असम से गुजरती है, और वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ ग्लेशियर बस्ट हुआ है, यानी कि ग्लेशियर जो है वो बहुत तेज़ी से पिघलते हुए नीचे आया है, और उसने क्या तोड़फोड़ मचा दी है। तो उसने ना ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, इसको बड़ी क्षति पहुंचाई है। तीस्ता नदी में जो बना हुआ तीस्ता हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। और खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो इंपॉर्टेंट यही है, तीस्ता 3 डैम, ठीक है, ये तो अपने आप इंपॉर्टेंट है। और ग्लेशियर का जो हुआ बवाल वो है, एक बात के लिए और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसने इंश्योरेंस कराया हुआ था, और इंश्योरेंस जो है वो पूरा इंश्योरेंस का पैसा इनको नहीं मिल रहा है। तो इसको लेकर बड़ी समस्या है, और ये खबरों के अंदर आ गया था। तो लेकिन तीस्ता हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, सवाल पूछेंगे तो वो आपका है सिक्किम में। शीतल देवी हमारे देश की रही हैं, वो एक अभी पैरा एशियन गेम्स में गई और वहाँ पर उन्होंने मेडल जीता है। ये ऐसी पहली फीमेल एथलीट हैं जो आर्मलेस हैं, यानी कि उनके हाथ नहीं हैं, ठीक है। और वो आर्चर हैं, यानी कि एक धनुषधारी हैं जिनके हाथ नहीं हैं, और जिस तरह से आप देख रहे हैं फोटो में, उससे वो अपना निशान लगाती हैं। और इंडिया की पहली व्यक्ति हैं जिन्होंने कोई इंटरनेशनल लेवल पे जाकर ऐसे इवेंट में इस तरह से मेडल जीता हो, आर्मलेस में हो, लेकिन आप आर्चर बन गए। तो ये अपने आप में बड़ी अनोखी सी बात हो जाती है। लेकिन पहली महिला है, पहला एथलीट हैं जिन्होंने मेडल जीता है, बल्कि इन्होंने एक नहीं 2 मेडल जीते हुए हैं, एक सिल्वर जीता है, एक ब्रॉन्ज जीता हुआ है, और वहीं पर हांगझो के अंदर। सेम सेक्स मैरिज के ऊपर एक आया है जो बहुत इंटरेस्टिंग केस आएगा। देखिए सेम सेक्स मैरिज के ऊपर अगर आपसे पूछता है सेम सेक्स मैरिज का केस का नाम क्या है, तो सुप्रिया चक्रवर्ती ये नाम है, सुप्रिया चक्रवर्ती अगर यूनियन ऑफ इंडिया केस।
सुप्रिया चक्रवर्ती एंड एनआरई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये आपका केस है, आपके कई सारे केसेस आते हैं ना, तो आपको पता नहीं होता सेम सेक्स मैरिज का जो केस लड़ा है वो सुप्रिया चक्रवर्ती ने केस लड़ा है, और उन्होंने फाइल किया था कि आर्टिकल 32 के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनको फंडामेंटल राइट घोषित करे। सुप्रीम कोर्ट राइट जो है सेम सेक्स मैरिज को एक फंडामेंटल राइट जो है वो घोषित करे, और ये जो है आपका, क्योंकि जो सेम सेक्स मैरिज अभी हमारे देश में अलाउड नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 से इसको रिजेक्ट कर दिया, बोला कि ये शादी जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, और ये पार्लियामेंट का काम है कि कानून बनाए। ठीक है, पार्लियामेंट का काम है कि शादी के ऊपर कानून बनाए। फिलहाल के ये होता है कि जो आपका मैरिज है, लॉ मैरिजेज हैं, वो आइटम 5 कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। शेड्यूल 3 के कॉन्करेंट लिस्ट के 5वें पार्ट उस आइटम है ये, जो जोड़ा संबंधित है आर्टिकल 45 टू 45 और 246 से, जहाँ पर पार्लियामेंट और विधानमंडल दोनों के पास अधिकार है कि वो शादी के ऊपर कानून बनाए। तो ये सवाल अपने आप आ जाएगा कि शादी के ऊपर कानून कौन बना सकता है, तो पार्लियामेंट और विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है, ब्लैक सी ग्रेन कॉरिडोर, आपको बताइए रशिया और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है। यूक्रेन अपने आप में जो ग्रेन है, आपके चावल है, इनका बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। ठीक है, क्योंकि यूक्रेन में हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो बहुत दिक्कत आ रही है कि वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही है, और वो एक्सपोर्ट न कर पाने से अफ्रीका के कई कंट्रीज़ के अंदर खाने को बहुत लाले पड़ गए हैं। तो एक ब्लैक सी ग्रेन कॉरिडोर बनाया गया है, जो सीधे यूक्रेन से होता हुआ इस्तांबुल तरक्की जाएगा, और उस दौरान पे कोई भी हमलाबारी वगैरह कुछ नहीं होगी। ऐसा ब्लैक सी ग्रेन कॉरिडोर का निर्माण किया है। ठीक है, एक सवाल तो ये पूछ लेगा कि यूक्रेन से आपका बॉस्फोरस, तो इस्तांबुल बॉस्फोरस का क्या है, ब्लैक सी। और दूसरा सवाल है कि ब्लैक सी के इर्द के जो कंट्रीज़ हैं, यूक्रेन हो गया, मोल्डोवा हो गया, रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, टर्की हो गया, और आपका रशिया हो गया, ये कंट्रीज़ बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल पूछ सकते हैं आपसे ये। रेफरेंस फ्यूल, देखिए एक तरह का नया फ्यूल जो है इंडियन ऑयल कंपनी ने इजाद किया है, और इसको बनाने वाली जो है वो इंडिया भी हो। अब इसमें ज़्यादा कंट्रीज़ नहीं बनाते हैं, सिर्फ 4 ही लोग जो हैं इसको बनाते हैं। एक तरह का रेफरेंस फ्यूल है, जो कि ऑटोमोबाइल कारों में, जैसे कि कारों में, ट्रकों में होता है। और ये फ्यूल कहाँ इस्तेमाल होता है, ये फ्यूल इस्तेमाल होता है कि जो ये मैन्युफैक्चरिंग गाड़ियाँ बनती हैं उनकी टेस्टिंग में होता है। कहाँ होता है, इनके टेस्टिंग में वो फ्यूल होता है, टेस्टिंग ऑटोमोबाइल्स के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है, और इसको बहुत कम कंट्री बना पाए हैं इसको, और यह इंडिया की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इसको बनाया हुआ है। इसमें आइसोऑक्टेन और टॉलिन की मात्रा ज़्यादा रहती है। तो ये रेफरेंस फ्यूल क्या है, एक तरह का फ्यूल है जो टेस्टिंग वाली व्हीकल्स में होता है, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने बनाया है, और इसमें आइसोटेन और टॉलिन इसके अंदर मात्रा ज़्यादा रहती है इसके अंदर। फिर अपार आईडी कार्ड आ गया है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, आपको पता है कि 1 नेशन 1 स्टूडेंट आईडी कार्ड चल रहा है। इसमें क्या होगा कि एक बार स्टूडेंट, जो छोटा बच्चा भी होगा, अगर वो स्टार्ट करेगा तो उसको एक आईडी नंबर मिल जाएगा, और फिर उसके बाद एक डिजिटल वॉलेट मिल जाएगा, जिसके अंदर वो अपने ज़िंदगी भर के जितने भी सर्टिफिकेट हैं, जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट हो गए, टीसी हो गया, मार्कशीट हो गई, उनको वो रख लेगा। तो उसी से एक अपार आईडी का कॉन्सेप्ट आया है, जिससे कि ये चीज़ें होंगी। तो ये पार्ट है 1 नेशन 1 स्टूडेंट आईडी का, पासवर्ड का है, और इसमें एक तरह का एक डिजी लॉकर बन जाएगा। डिजी लॉकर, इसमें आप अपनी चीज़ें रख सकता है कि कोई खो सकता नहीं है, हमेशा के लिए वहाँ पर रह जाएंगे। लॉ कमीशन नीड्स कोविड कमेटी ऑन 1 नेशन। अब आप यहाँ पे 1 नेशन 1 पोल की बात कर लेते हैं कि एक देश होगा, और एक ही टाइम पर आपके लोकसभा, विधानसभा और म्यूनसिपैलिटी और प्रधानी म्यूनसिपालिटी प्रधानी, तीनों के ही वोट इलेक्शंस हों, एक ही टाइम पे होने चाहिए। लोकसभा, विधानसभा, म्यूनसिपैलिटी और प्रधानी, इन तीनों के वोट, पंचायत, यानी कि इन सबके तीनों के इलेक्शंस एक ही टाइम पे होने चाहिए। तो सरकार कुछ मना कर रही है, सरकार तो मना नहीं कर रही है, कुछ एक्सपर्ट्स मना कर रहे हैं, कुछ विपक्षी दल मना कर रहे हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि इसके ऊपर काम हो, और इसीलिए उन्होंने रामनाथ कोविंद, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनके अध्यक्षता में इसको स्टार्ट किया हुआ है, और वो लॉ कमीशन चेयरमैन ऋतुराज अवस्थी से मिले हैं। ठीक है, और अपना सजेशन वगैरह मांगा इसके अंदर। तो ये थोड़ा मेन सवाल आता है कि 1 नेशन 1 पोल में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या नहीं प्रॉब्लम है, तो मैंने डिटेल में वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि एक ही टाइम पर लोकसभा, विधानसभा और आपके लोकल बॉडी म्यूनसिपैलिटी और प्रधानी के चुनाव के आप एक साथ दोगे।
2028 में जो लॉस एंजलिस में आपका ओलंपिक होगा, समर ओलंपिक होगा 2028 में लॉस एंजलिस के अंदर। कुछ 5 स्पोर्ट्स इसमें नए ऐड किए गए हैं, जिसमें क्रिकेट भी है। तो क्रिकेट के अंदर भी अब आप देखेंगे, क्रिकेट में भी आपका एक ओलंपिक में एक हो जाएगा और वहाँ से मेडल आने की उम्मीद हमारे करते हैं। स्क्वैश इसमें ऐड कर दिया गया है, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल ऐड कर दी गई है, लैक्रोटोस ऐड कर दिया गया है और फ्लैग फुटबॉल कर लिया गया है। तो 5 गेम कौन कौन से हैं? क्रिकेट है, स्क्वैश है, बेसबॉल सॉफ्टबॉल है, लैक्रोस है और फ्लैग फुटबॉल है। ये पाँचों को ऐड कर दिया गया है किसमें? वन न्यू स्पोर्ट्स इन ओलंपिक 2028 में। नेशनल अवार्ड्स मिले हैं पिक्चरों में, ठीक है। तो नेशनल अवार्ड अलग अलग लोगों को मिले हैं, जिसमें अल्लू अर्जुन को देखते हैं, पुष्पा के लिए उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया है, ठीक है। आपका आरआर जो है बेस्ट होलसम एंटरटेनमेंट रही है। रॉकेटरी जो है इसमें आपका निम्बी इफेक्ट के जो कैरेक्टर है उसके लिए बेस्ट फीचर फिल्म दी गई है, बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी दी गई है, ठीक है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जो है वो पंकज त्रिपाठी को मिला है मिमी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो कृति सनोन और आलिया भट्ट को मिला है, ठीक है। पल्लवी जोशी को सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रूप में कश्मीर फाइल के लिए मिला है। गोदावरी निखिल महाजन को गोदावरी के लिए एक बेस्ट आर्ट डायरेक्टर के लिए मिला है। और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर जो है वो देवी श्री प्रसाद पुष्पा के लिए मिला हुआ है, ठीक है। ये इनको याद कीजिए, कभी कभी ये काम आ जाते हैं इसके अंदर। भारत सरकार ने कहा है कि भारत के अंतरिक्ष में अपना स्टेशन जो है वो प्लेस करेगा 2035 तक करेगा, ठीक है। यानी कि अगर आप जाएंगे तो ऊपर अंतरिक्ष में एक स्टेशन जो है आपको मिलेगा, जहाँ से आप आगे बढ़ने की कोशिश करते आगे जाएंगे, ठीक है। और मून में हम 2040 तक जा सकते हैं। 2035 में आप अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का है प्लान, और मून मिशन जो हमारा 40 के लिए। तो याद कर लीजिएगा, अंतरिक्ष मिशन 35 का है और वो 40 का है। तो ये रट्टे वाली चीज़ें हैं, भारत सरकार ने ये एम किया हुआ है। मेफ्रिडोन जो है एक तरह की दवाई है, केमिकल है, जो अभी दिल्ली में 2 लड़के जो हैं वो सूंघते हुए पाए गए। एक तरह का ड्रग्स है जो कि बैन है 2015 अंडर द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस NDPS एक्ट के तहत मेफ्रिडोन जो है वो बैन हो रखा है, ठीक है। ट्वाइनी पिपीता एक तरह का ये माइग्रेटरी पक्षी है, ट्वाइनी पिपीता, ठीक है। जो पानी की तलाश में जो है ये ग्रासलैंड से होता हुआ आगे आता है और एक लंबा रास्ता तय करते हुए ये सेंट्रल साइबेरिया से ट्रॉपिकल अफ्रीका और देन इंडियन सबकॉन्टिनेंट आता है और एक माइग्रेशन करता है इसके अंदर। कारमेन्स लाइन, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन दैट इज़ डेमोक्रेटिक द अर्थ। अच्छा, ये कार्बन लाइन वो लाइन है जहाँ से हम मान लीजिए लाइन है, इस लाइन से समझ लीजिए ये लाइन ऐसी है। अंतरिक्ष में तो लाइन नहीं होगी, हम पेपर बनाएंगे तो पेपर बनाने का मतलब है कि एक लाइन है जिसके बाद अंतरिक्ष हो जाता है। यहाँ तक एटमॉस्फेयर अर्थ का है और इसके आगे जो है अंतरिक्ष का है, इसे कार्बन लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन लाइन। कजान डिक्लेरेशन क्या है? देखिए, अफ़गानिस्तान के ऊपर जो पॉलिसी है उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए कजान में बुलाए गए थे। मॉस्को फॉर्मेट भी कहते थे इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो आपका है तालिबान सरकार के लोग आएंगे, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, ईरान, सेंट्रल एशिया, ये सब आएंगे। और कजान में इंडिया ने इसको किया और उसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इंडिया इसका वो तो नहीं है, मेंबर तो नहीं है, लेकिन कजान डिक्लेरेशन आपके संबंध किससे है? वो है आपका जो ईरान और अमेरिका का जो प्रॉब्लम है उसके संबंधित है। कजान डिक्लेरेशन ये साइट्रोक्स प्रिडेटर्स शिल्प, ये एक तरह का एक आपका वायरस है जो आपके सिस्टम में जाकर इसे ख़राब कर देता है और उसमें जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे SMS हो, चाहे चैट हो, चाहे मैसेज हो, इन सबको वो है वो लीक कर सकता है। तो इसे बोलते हैं साइट्रोक्स प्रिडेटरी स्पाइवेयर। बिमल पटेल वो आदमी है जिन्होंने नई पार्लियामेंट का डिज़ाइन किया है। बिमल पटेल वो आदमी है जिन्होंने पार्लियामेंट का निर्माण किया है। स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, देखिए वर्ल्ड बैंक ने स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स SPI रैंक जो है उसमें इंडिया को 67 नंबर पे रखा है 174 कंट्रीज़ में 2019 के अंदर, ठीक है। वह छाती ट्राइब्स जो हैं वो तमिलनाडु के अंदर हैं।
ये ट्राइब्स इनका शोषण तमिलनाडु सरकार ने किया था। उसके बाद कई सालों तक ये इन्होंने कोर्ट में जजमेंट लिया। और ये वच्छाती ट्राइब का कहानी क्या थी कि ये लोग जो हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो जंगल होते हैं, उससे वो फल चुरा लेते थे और वहाँ का जो है पेड़ काट के झूम खेती के माध्यम से रहा करते थे। लेकिन सरकार के साथ इनकी बनी नहीं, तो वच्छाती ट्राइब जो है थोड़ा लिबरल की जगह थोड़ा फंडामेंटलिस्ट हो गए हैं और इन्होंने दिक्कत करना शुरू कर दी बाकी नॉन वच्छाती ट्राइब्स के लिए। अभी चुनाव हुए हैं और वहाँ पर भारत के करीब एक चुनाव हुए हैं म्यांमार में, जिसमें मोहम्मद म्यूज़ी जो हैं वो मोहम्मद मिज़ो जो हैं वो जीत गए हैं, मालदीव में चुनाव जीत गए हैं। और वहाँ पे आने के बाद क्योंकि प्रो चाइनीज़ बंदे हैं, तो जाके चाइना के लिए उन्होंने हमदर्दी दिखाई है और इंडिया को गो बैक इंडिया के नारे लगा के इनको भेजा है। आपको ये बताना है कि 8 ml क्या है, एक 8 mm और 8 ml में क्या फ़र्क होता है, 8 mm और 8 ml में क्या फ़र्क होता है, ये आपको बताना है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। मुझे तो वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।